स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कानून को, लॉ को समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। अगर किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का कानून समय के अनुसार चेंज नहीं होता, वो समाज की बदलती हुई रियलिटीज को अगर इनकॉर्पोरेट नहीं करता, इम्बाइब नहीं करता, तो वो लॉ अपने आप के अंदर ऑब्सोलीट हो जाता है। ऐसा लॉ रिडंडेंट हो जाता है और वो ग्राउंड रियलिटी के टच में नहीं रहता। इसलिए कानून को, लॉ को समय समय पर बदलना पड़ता है। इसलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग मेंबर्स ने, उन सभी ने एक बात तो जरूर एनविसेज की थी कि हमारे देश के संविधान को इस प्रकार से बनाया जाए कि समय आने पर इसको आसानी से बदला जा सके। इसलिए हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 368, 368 डाला गया था। उसी प्रकार से हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो बनाए गए थे आज से 20-30 साल पहले, लेकिन समाज की बदलती रियलिटीज के कारण उनके अंदर बदलाव लाने जरूरी है। और अगर यह बदलाव पार्लियामेंट ही लेके आएगी तो यह बदलाव लेकर आएगी कोर्ट, बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ इन ट्यून विद द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक प्रश्न सामने आता है। हम सभी जानते हैं आज के समय में हर व्यक्ति अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहता है, और आज के समय के अंदर लिव इन रिलेशनशिप्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स खासकर अर्बन एरियाज के अंदर कपल्स, यंग कपल्स लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मैरिज, राइट। अब प्रश्न ये आता है कि अगर एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के रिलेशनशिप में अगर मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को हरास करता है, उनके संग मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी करता है, या फिर उस मेल पार्टनर के फैमिली मेंबर्स अगर किसी प्रकार से क्रुएलिटी करते हैं, मारपीट करते हैं, मेंटल हरासमेंट करते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार से प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं, तो क्या वो लॉ के अनुसार क्रुएलिटी की श्रेणी में आएगा? क्योंकि हमारा लॉ तो ये कहता है कि अगर एक मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला को उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज, मतलब हस्बैंड के रिलेटिव्स अगर प्रताड़ित करते हैं, उसको फिजिकल तौर पर या मेंटल तौर पर एक्सप्लॉइट करते हैं या उसका अब्यूज करते हैं, दैट केस वो महिला कोर्ट के अंदर या यूं कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक प्रकार की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि हस्बैंड और उनके लॉज, इन लॉज ने मारपीट की है, दहेज की मांग की है, या फिर मेंटल हरासमेंट भी की है, तो इन सभी को कानून के अनुसार पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली फीमेल पार्टनर को लेकर अभी तक कोई लॉ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जहां पर प्रश्न ये आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली फीमेल पार्टनर के खिलाफ अगर किसी प्रकार से हरासमेंट होती है, अब्यूज होता है, क्रुएलिटी होती है, तो क्या ऐसी महिला को सेक्शन 85 और सेक्शन 86 BNS का सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी? ध्यान से देखते हैं। अब हुआ क्या, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। इस केस में पेक्यूलियर क्या है? देखिए, पेक्यूलियर ये है कि नवंबर 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था मिस्टर लोकेश BH। अब हुआ क्या कि उनके खिलाफ उनके पार्टनर ने क्रुएलिटी का केस फाइल किया था। पार्टनर ने पुलिस स्टेशन में जाकर बोला कि मेरे हस्बैंड मेरे संग क्रूअल बिहेव करते हैं, फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो है वो सेक्शन 85 और 86 के तहत, BNS के तहत एक FIR फाइल की जाए। FIR फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब यहाँ पर जो अक्यूज व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति, उनके खिलाफ FIR तो फाइल हुई, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि जिन महिला ने मेरे खिलाफ पिटीशन लगाई है वो मेरी वाइफ ही नहीं है, मेरे और उनके बीच में मैरिटल रिलेशनशिप है ही नहीं। हालांकि ये बात प्रूव हो गई थी कि ये दोनों सन 2010 से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन हस्बैंड कहता है कि हमारा तो कभी शादी नहीं हुई, ये मेरी वाइफ ही नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई या ये मेरी वाइफ ही नहीं है, तो मेरे खिलाफ किस प्रकार से सेक्शन 85 और 86 के तहत केस फाइल कर सकती हैं? वहीं दूसरी ओर जो फीमेल पार्टनर थी, उन्होंने कहा कि मैंने शादी जरूर की है, हमारी शादी भी हुई है, और मेरे हस्बैंड ने, द सो कॉल्ड एलिजेड हस्बैंड ने मुझसे पहली शादी की बात छुपाई, और ये उसके बाद भी मेरे साथ रहते रहे और मुझे प्रताड़ित करते रहे। मेरे हस्बैंड और उनके इन-लॉज, मेरे इन-लॉज मतलब हस्बैंड के रिलेटिव्स, मुझे मेंटल तौर पर, फिजिकल तौर पर एक्सप्लॉइट करते रहे, प्रताड़ित करते रहे। अब कोर्ट के सामने प्रश्न ये आया कि क्या सच में यहाँ पर सेक्शन 498A ऑफ IPC, जो BNS के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 85 और 86 से ही मिलता जुलता है, क्या इस सेक्शन के अंदर केस फाइल हो सकता है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट कहती है कि देखिए, इस केस को हम डिसमिस नहीं करेंगे, इस केस का मुकदमा चलने दो, जो भी ट्रायल कोर्ट फैसला देगी बाद में आप अपील में आ जाना हमारे पास। अब इसी जजमेंट के खिलाफ, इसी ऑर्डर के खिलाफ जो अपेलेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने एक ही बात कही कि देखिए, जिस महिला ने मेरे खिलाफ क्रुएलिटी की,
एफआईआर फाइल की है वो मेरी वाइफ ही नहीं है। जब वो मेरी वाइफ ही नहीं है तो किस प्रकार से मेरे खिलाफ सेक्शन 85 और 86 के तहत क्रुएल्टी का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं? बिकॉज सेक्शन 85 और 86 केवल हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स पर एप्लीकेबल होता है। अब चूंकि ये मेरी वाइफ ही नहीं है तो ना मैं इनका हस्बैंड, और इसीलिए ना मेरे खिलाफ ना मेरे रिलेटिव के खिलाफ सेक्शन 85 और 86 में कोई केस फाइल हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या लिव इन कपल, लिव इन पार्टनर्स के ऊपर भी क्रुएल्टी का केस फाइल हो सकता है, राइट? क्रुएल्टी होती है क्या, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं व्हाट इज क्रुएल्टी। सेक्शन 85 और 86 बीएनएस, देखिए सेक्शन 85 और 86 बनाए गए थे मैरिड वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं समाज के अंदर एक प्रकार से कुरीति है, थी और आज भी है, कि मैरिड वुमेन के साथ कई बार इन लॉज बहुत क्रूल तरीके से व्यवहार करते हैं, मारपिटाई करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, या फिर इस प्रकार से मेंटल हरासमेंट करते हैं कि वो बेचारी सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाती है, राइट? तो इसी अपराध को या इसी व्यवहार को रोकने के लिए सेक्शन 85 और 86 बीएनएस बनाए गए हैं, जो ऑब्वियसली पहले सेक्शन 498A हुआ करते थे आईपीसी का। सेक्शन 85 कहता है जो भी व्यक्ति किसी मैरिड वुमेन का हस्बैंड है या हस्बैंड का रिलेटिव है, अगर वो व्यक्ति जानबूझ के कुछ ऐसा बिहेव करता, कंडक्ट करता है जिससे मैरिड वुमेन, घर की महिला की सेफ्टी और उसकी मेंटल हेल्थ पर दुष्प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है, या फिर इस प्रकार से उनको हरास किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि वो दहेज और डाउरी की मांग को पूरा करें, तो या तो हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स किसी मैरिड वुमेन को फिजिकल तौर पर मारते पीटते हैं, उनके संग मेंटल क्रुएलिटी करते हैं, हरास करते हैं, या फिर उनसे दहेज की डिमांड करते हैं, तो ऐसे व्यवहार को क्रुएलिटी कहा जाता है। और जो भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन यहां पर कीवर्ड्स देखो, हुएवर बीइंग द हस्बैंड और रिलेटिव, तो उसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड और रिलेटिव वो हस्बैंड नहीं है, उसके खिलाफ सेक्शन 85 और 86 लागू नहीं हो सकता, या यूं कहो कि उसके खिलाफ जो है इन सेक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हस्बैंड यही डिफेंस ले रहे हैं यहां पर, हस्बैंड के वकील ने कोर्ट के सामने यही कहा कि जब ये व्यक्ति मैरिड ही नहीं है महिला के साथ, तो किस प्रकार से हस्बैंड हुआ और किस प्रकार से सेक्शन 85 और 86 एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब लीजिए, अब बच्चों एक चीज देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स रियलिटी है। कोर्ट्स ने भी इस बात का कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट्स ने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए जहां पर कोर्ट्स ने लिव इन रिलेशनशिप को एक हद तक रिकॉग्नाइज भी कर लिया। किस प्रकार से? एक जजमेंट आई थी ललिता टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस के अंदर 2018 में आई थी जजमेंट। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि देखिए, जो मैरिड महिला है, जो किसी की वाइफ है, उनको तो ऑब्वियसली कानून के तहत बहुत सारी प्रोटेक्शन प्राप्त है। अगर उनके हस्बैंड उनको मेंटेन नहीं करते तो अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगा सकती हैं। अगर उनके हस्बैंड उनको मारते पीटते हैं, मानसिक तौर पर हरास करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, तो वो महिला अपने हस्बैंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन समाज के अंदर लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, इसलिए जो व्यक्ति किसी महिला के संग ऐसे रिलेशनशिप में है जो विवाह के समान है, दैट मीन्स जो मैरिज नहीं है लेकिन मैरिज के समान ही है, उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो विवाहित लोगों के बीच में होता है, दैट मीन्स लिव इन रिलेशनशिप। तो उस रिलेशनशिप में जो विमन है, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिक रिलीफ। लीजिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो लिव इन पार्टनर है, फीमेल लिव इन पार्टनर, उनको भी अधिकार दिया गया कि वो अपने मेल पार्टनर से मेंटेनेंस और इकोनॉमिक रिलीफ क्लेम कर सकती हैं, बिकॉज उनका जो रिश्ता है चाहे वो लीगल तौर पर मैरिज नहीं है लेकिन वो मैरिज जैसा ही है, राइट? तो जो वल्नरेबल पार्टी है, दैट मीन्स जो फीमेल पार्टनर है, अगर उनको लगता है कि उनके लिव इन पार्टनर ने उनके संग समय बिताया है और एक अच्छा खासा समय व्यतीत किया है और उनके जो पार्टनर है उनको मेंटेनेंस देने से मना कर रहे हैं, तो शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। तो आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पर क्या कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को एक लिमिटेड तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया? बिल्कुल कर लिया, राइट? तो जब कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि लिव इन पार्टनर्स, खासकर महिला अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, तो अब एक और स्टेप भी ऊपर जा सकते हैं। अब अगर मेल पार्टनर क्वालिटी करता है तो उसके खिलाफ क्वालिटी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, राइट? अब प्रश्न ये आया कि सेक्शन 85 और 86 को इंटरप्रेट किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि यहां पर तो लिखा हुआ है हस्बैंड। अगर उसको हम लिटरली लेके चलेंगे तो लिव इन पार्टनर के खिलाफ सेक्शन 85-86 मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन इसको अगर हम पर्पसिव तौर पर इंटरप्रेट करेंगे, देखिए पर्पसिव तौर पर इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि कई बार जजेस किसी कानून का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वो देखते हैं कि कानून जो है वो किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया।
राइट। सिर्फ कानून के शब्दों को नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि कानून के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव है किसी कानून का कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, तो कई बार कानून जो है वो लिटरल की जगह थोड़ी ब्रॉड, थोड़ी सी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी कर देता है। तो अगर इस केस के अंदर कोर्ट कहती है अगर हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करें तो हम इतना तो दूर समझ सकते हैं कि 1983 के अंदर ये कानून लाया गया था कि महिलाएं अपने इन लॉस के खिलाफ जो है वो क्रुएल्टी का केस फाइल कर सकती हैं। उस समय लिव इन रिलेशनशिप नहीं हुआ करते थे, केवल मैरिटल रिलेशंस ही हुआ करते थे। ज्यादातर लिव इन रिलेशनशिप होंगे लेकिन बहुत कम हुआ करते थे, ना के बराबर। लेकिन आज समाज बदल गया, सोसाइटी चेंज हो गई है, राइट। तो अगर हम सेक्शन 85 और 86 को इस प्रकार से इंटरप्रेट करें कि उसके अंदर हम लिव इन पार्टनर को भी डाल दें, तो वो इस कानून के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि वो इस कानून के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट ही करेगा। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करना। कौन सी महिलाओं को? जो विवाह या विवाह जैसे संबंधों में रह रही हैं। तो कोर्ट कहती है कि हम इस सेक्शन की पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम इसकी नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। ये देखिए, तो कोर्ट कहती है कि अगर दो लोग जो चाहे विवाह में नहीं भी हैं लेकिन विवाह जैसे मिलते जुलते रिलेशनशिप में है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, राइट, तो उस रिलेशनशिप को भी विवाह माना जा सकता है। अगर बात आती है क्रुएलिटी की, अगर बात आती है क्रुएलिटी की, तो उन रिलेशनशिप को भी विवाह माना जा सकता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि लिव इन पार्टनर को हर वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा जो एक वाइफ को होता है, लेकिन ऐसी पार्टनर के संग क्रूअल बिहेवियर ना हो, उसको मारा पीटा ना जाए, उसको मेंटल तौर पर हरास ना किया जाए। इसलिए हम लिमिटेड तौर पर उसको कुछ अधिकार दे सकते हैं कि वो अपने लिव इन पार्टनर से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और लिव इन पार्टनर अगर क्रूएलिटी करता है, मारपीट करता है या मेंटल हरासमेंट करता है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है सेक्शन 85 और 86 के तहत। चाहे सेक्शन 85 और 86 केवल हस्बैंड की ही बात करते हैं। अब देखिए, कोर्ट कहती है, कोर्ट ने एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक दिया, कोर्ट कहती है क्रुएलिटी जो है वो दरवाजे पर देखकर नहीं आती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो केवल इसी कारण से अपना क्रूअल बिहेवियर का त्याग नहीं करेगा। अगर वो खुद क्रूअल है, अगर वो दूसरों को प्रताड़ित करने में विश्वास रखता है, तो वो केवल इस कारण से कि जो मेरी पार्टनर है वो मेरी वाइफ नहीं है, क्रुएल्टी करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्रुएल्टी जो है वो कभी दरवाजा देखकर नहीं आती है। अगर क्रूर बर्ताव जो है वाइफ के संग भी किया जा सकता है, तो वो लिव इन पार्टनर के संग भी किया जा सकता है। तो इसीलिए कोर्ट कहती है कि हमें एक रियलिटी को ध्यान में रखना होगा। रियलिटी है कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर टुडे मोर और लेस अ रियलिटी। इसीलिए primarily in urban areas and the law must adapt itself to serve those who choose this form। तो कोर्ट कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप आज की रियलिटी हैं, राइट। और जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको लॉ की प्रोटेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज अगर किसी ऐसी महिला के संग जो लिव इन रिलेशनशिप में है उनके संग क्रुएल्टी होती है, तो उनको अगर हम लॉ का बेनिफिट नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगी, वो कौन से लॉ का सहारा लेंगी। तो इसलिए कोर्ट कहती है कि हमें समाज की रियलिटीज के साथ लॉ को बदलना होगा। आगे बढ़ने से पहले इस केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शनल के माध्यम से यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हम सभी जानते हैं स्टडी आईक्यू आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, हिंदी में और बाइलिंगुअल, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश कंबाइन में आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसके साथ साथ लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है। जो भी स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने एलएलबी एलएलएम की है या वो कर रहे हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स की लॉ में रुचि है, लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर देम, बिकॉज जनरली हमारे सिलेबस बहुत डिफाइंड है, क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। अगर आप टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप आंसर राइटिंग पर अच्छा जोर देते हैं, अगर आप PYQs का अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो बिलीव मी यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन लॉ। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कांस्टेंट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो स्टडी आईक्यू का लॉ ऑप्शनल प्रोग्राम आप सभी की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बनाया गया है। हमारे प्रोग्राम में हम सिलेबस को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करते हैं, एक एक टॉपिक को डिटेल और डेप्थ में पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के संग पढ़ाया जाता है, सो दैट अगर क्वेश्चंस मोल्ड होकर भी आ गए, अगर क्वेश्चंस स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ गए, जो कि आते हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर हम PYQs का नियमित एनालिसिस करते हैं, आंसर राइटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, सो दैट स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग स्किल्स को सीख सके, और मैं उनको पर्सनल तौर पर फीडबैक देता हूँ।
इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर हर क्लास के बाद स्टूडेंट्स को पीडीएफ दी जाती हैं कंटेंट की। इसके साथ साथ उनको जो बोर्ड पीपीटीज होती हैं, जो क्लास के अंदर मैं पीपीटीज या क्लास के अंदर जो मैं पैनल के ऊपर जो राइटिंग्स लिखता हूँ उनकी पीडीएफ कॉपी भी उनको मिल जाती है। दैट मीन्स आपके पास इनफ कंटेंट होगा टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ करंट अफेयर डिस्कस होते हैं, मेंटरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को तकरीबन 30 महीने के लिए, हर सब्जेक्ट की कंप्लीशन पर टेस्ट होते हैं। सो आफ्टर ऑल दिस यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर अटेम्प्टिंग लॉ ऑप्शनल एग्जामिनेशन। हमारे अगस्त बैच के एडमिशन्स 10 तारीख से, या माफ़ कीजिएगा कि हमारे अगस्त बैच का स्टार्टिंग 10 तारीख से हो रही है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अगस्त बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी कीजिए, बिकॉज 10 तारीख से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लॉ ऑप्शन में एनरोल करना है तो मेक श्योर कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर VG लाइव कोड का प्रयोग करें एंड यू कैन गेट द कोर्स एट दिस मच ऑफ प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए, तो कोर्ट ने अल्टीमेटली एक बात तो स्वीकार कर ली कि समाज की रियलिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमारे को लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो कोर्ट कहती है एक्सपेंडिंग सेक्शन 85 and 86 टू कवर रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज, क्रुएल्टी डिस्ट्रॉयज अ होम रिगार्डलेस ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट। तो कोर्ट कहती है, देखिए सीधी सी बात है, हम लिव इन रिलेशनशिप के अंदर फीमेल पार्टनर्स को भी वही प्रोटेक्शन देते हैं जो हम वाइफ्स को देंगे। अगर उनके खिलाफ हस्बैंड क्रुएल्टी करते हैं, उनके खिलाफ मेल पार्टनर्स क्रुएल्टी करते हैं, मारपीट करते हैं, मेंटल हरासमेंट करते हैं, तो वो भी पुलिस स्टेशन जाकर FIR कर सकती हैं और सेक्शन 85 और 86 के तहत अपने हस्बैंड और उनके इन लॉज को जो कि अपराध कर रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट के सामने एक पॉइंट रेस किया गया, वो पॉइंट जेन्युइन पॉइंट है। कोर्ट भी जानती है, कोर्ट जानती है कि कब ढाल को तलवार बनाकर यूज किया जाता है। दैट मीन्स हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कानून का दुरुपयोग करते हैं। दैट मीन्स जो लॉ उनके फायदे के लिए बनाया गया था, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, अब उसका प्रयोग करते हैं दूसरों को हरास करने के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड और उनके इन लॉज के खिलाफ झूठे केसेस फाइल हो जाते हैं, झूठे क्रुएल्टी केसेस फाइल हो जाते हैं, जिसके कारण हस्बैंड और उनके इन लॉज को जेल भी हो जाती है और कई बार वो बहुत समय जेल में निकाल देते हैं। अब ये लॉ का मिसयूज है। एक शरीफ इंसान जिसकी समाज में रेपुटेशन है, अगर उसके खिलाफ क्रुएल्टी के केस फाइल होंगे तो उनकी रेपुटेशन खराब होती है, उनको बहुत समय जेल में रहना पड़ सकता है, उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए कोर्ट कहती है हम जानते हैं कि लॉ का दुरुपयोग भी हो सकता है। अब अगर हम फीमेल लिव इन पार्टनर्स को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो अपने मेल पार्टनर्स के खिलाफ, अगर उनके संग क्रुएल्टी होती है तो मेल पार्टनर्स के खिलाफ भी सेक्शन 85-86 का प्रयोग कर सकती हैं, तो हम इस बात को भी समझते हैं कि इसका दुरुपयोग, अब्यूज भी होगा। इसलिए हम ये डायरेक्शंस देते हैं कि कोर्ट कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, अगर उनके खिलाफ कोई लिव इन पार्टनर सेक्शन 85 और 86 में कंप्लेंट फाइल करती है तो आप डायरेक्टली मेल पार्टनर को, लिव इन पार्टनर को अरेस्ट ना करें। आप पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें, आप पहले देखने का प्रयास करें कि सच में किसी प्रकार का अपराध हुआ है या नहीं हुआ, क्या केवल झूठा ही केस फाइल हो गया है, क्या सच में लग रहा है कि मेल पार्टनर ने क्रुएल्टी की है। अगर पुलिस को लगता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद या इंक्वायरी के बाद कि हाँ लगता है कि क्रुएल्टी हुई है, तो इन दैट केस पुलिस जो है वो अपना अगला स्टेप उठा सकती है। और जनरली हमारा लॉ ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल अपराध किया है और उसकी सजा जो है वो 7 साल से कम है, तो इन दैट केस जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। अगर पुलिस उस व्यक्ति को नोटिस सर्व कर रही है और व्यक्ति नोटिस का जवाब दे रहा है, नियमित तौर पर पुलिस स्टेशन आ रहा है सवाल जवाब का जवाब देने, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट कहती है कि हमने डायरेक्शन जारी की थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR फाइल होती है तो आप उसको सीधा ही अरेस्ट कर लेंगे। नो, आप पहले देखें क्या इस केस की जरूरत है, क्या इस केस की जरूरत है कि व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। अगर है तब जाकर व्यक्ति अरेस्ट होगा, अदरवाइज नॉट। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम एक और तो महिलाओं को, लिव इन रिलेशनशिप पर रहने वाली महिलाओं को एक प्रकार की प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्रुएल्टी के अगेंस्ट, लेकिन हम यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि उनके मेल पार्टनर्स को झूठे केसेस के अंदर फंसाया ना जाए और उनको बिना किसी ग्राउंड पर अरेस्ट ना किया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर दोनों ही साइड्स को बैलेंस किया, अच्छी जजमेंट दी है और इस जजमेंट के माध्यम से कोर्ट ने यह भी दिखाया कि जुडिशरी हमेशा समाज की बदलती हुई रियलिटीज के साथ चलती है और अगर समाज और हमारी सोशल रियलिटी की जरूरत है कि लॉ को बदला जाए या मॉडिफाई, अमेंड किया जाए, तो जुडिशरी ऐसा करने में हेजिटेट नहीं करती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिएगा कि जो भी लोग लिव इन पार्टनरशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर वो खासकर मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के संग
या मेल पार्टनर के फैमिली मेंबर्स अगर फीमेल पार्टनर के संग हरासमेंट करते हैं तो इन दैट केस फीमेल पार्टनर को पूरा अधिकार है कि वो एफआईआर फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ BNS। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।